अब ये स्कीम चलती रही, उस समय इलेक्शन कमीशन और रिजर्व बैंक दोनों ने इसको अपोज किया था जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस हो रही थी। दोनों ने ये बोला कि भाई इससे तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी, क्योंकि लोग खरीद कर दूसरे आदमी को दे देंगे, वो लोग कैश में खरीद लेंगे वगैरह वगैरह। ये भी उन्होंने बोला, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि भाई लोगों को तो ये जानने का अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, और अगर आप ऐसी स्कीम लाते हैं तो ये उस अधिकार के खिलाफ है जो कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है मौलिक अधिकार है। लेकिन फिर भी ये स्कीम लागू करी गई और 6 साल चली। हम लोगों ने तो शुरू में ही इसको चैलेंज कर दिया था, 2018 के शुरू में एडीआर, कॉमन कॉज, सीपीएम ने भी चैलेंज किया था और ये बोला था कि पहली बात तो ये हमारे संवैधानिक जानने के अधिकार के खिलाफ है, जो मौलिक अधिकार है कि कौन किसको फंड कर रहा है, कौन किस पार्टी को पैसे दे रहा है। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर, क्योंकि ये गुप्त बॉन्ड हैं, तो ज्यादातर बॉन्ड घूस की तरह कोई फायदा लेने के, सरकार से फायदा लेने के लिए दिए जाएंगे उन पार्टियों को जो सरकारों को चला रही हैं। और तीसरा ये कि क्योंकि ये बॉन्ड घूस के तौर पर दिए जाएंगे उन पार्टियों को जो सरकारें चला रही हैं, तो जो पार्टियां सरकारें नहीं चला रही हैं उनको तो कोई पैसा मिलेगा ही नहीं। तो जो पॉलिटिक्स में लेवल प्लेइंग फील्ड होती है उसको ये खंडित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद फैसला दिया, फरवरी इस साल, और आखिर में बहुत अच्छा फैसला दिया। ऑल्दो तब तक करीब 15,500 करोड़ के बॉन्ड या 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीद कर पार्टियों को दिए जा चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा बोला कि ये जनता के जानने के अधिकार के खिलाफ है कि कौन किस पार्टी को फंड कर रहा है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और ये लेवल प्लेइंग फील्ड को भी डिस्टर्ब करेगा और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह प्रमोट करेगा। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सिर्फ यही नहीं रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक और कानून जो इसके साथ लाया गया था कि उससे पहले कानून ये कहता था कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशन पार्टियों को नहीं दे सकती। लेकिन इसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ उसमें एक संशोधन कर दिया और ये कह दिया कि नहीं, अब ये लिमिट हटा दी जाती है, कितना भी कोई भी कंपनी कितना भी पैसा दे सकती है, चाहे उसका प्रॉफिट हो चाहे ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को भी रद्द कर दिया। उन्होंने बोला कि इस तरह का अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशन लॉस मेकिंग कंपनियां या जिन कंपनियों का उतना प्रॉफिट भी नहीं है, ये देना तो खतरनाक होगा, इससे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होगी और ये हमारे डेमोक्रेसी को खंडित करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने करी वो ये करी कि ये कह दिया स्टेट बैंक को कि भाई आप इसकी पूरे अभी तक जो बॉन्ड खरीदे गए और पॉलिटिकल पार्टियों के सामने पास जमा करे गए 2019 के बाद, जब से एक इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यानी 1 साल स्कीम चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन कमीशन को जानकारी दें कि उनको बॉन्ड किसने दिए। तो उस डेट के बाद, अप्रैल 2019 के बाद से जितने भी बॉन्ड खरीदे गए, जमा करे गए, उसकी पूरी सूचना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक करे। पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत आनाकानी करी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 3 हफ्ते के अंदर करिए। 3 हफ्ते बाद स्टेट बैंक ने एप्लीकेशन फाइल करी कि हमको अभी 3.5 महीने और लगेंगे और हमको समय दे दीजिए 30 जून तक, यानी चुनाव निकल जाए उसके बाद हम ये सूचना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ नहीं, आप कल तक सूचना दीजिए। ये उन्होंने दी फिर अगले दिन, जिसमें 2 कॉलम में दी। एक कॉलम में लिख दिया कि किन कंपनियों ने ये बॉन्ड खरीदे किस दिन, और दूसरे कॉलम में लिख दिया कि किन
दूसरी तरफ लिख दिया कि किन पार्टियों ने कितने रुपए के बॉन्ड कब कब जमा किए, लेकिन बॉन्ड नंबर नहीं बताया। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से खड़काया कि भाई आप बॉन्ड नंबर भी बताइए। तब उन्होंने बॉन्ड नंबर बताए और तुरंत लोगों ने 2 मिनट के अंदर मैच कर लिए कि कौन सा बॉन्ड किस कंपनी ने खरीद कर किस पार्टी को दिया। और जब ये सूचना बाहर आई तो कुछ खोजी पत्रकारों ने जो ऑल्टरनेट मीडिया में थे, उन लोगों ने फटाफट ये खोज कर ली कि भाई इस कंपनी ने इस पार्टी को बॉन्ड दिया, इस पार्टी की सरकार से इनको क्या फायदा दिया गया। तो ये सामने आया कि ये जैसे 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से आधे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को दिए गए। 8,500 करोड़ के बॉन्ड सिर्फ भाजपा को मिले और बाकी आधे बॉन्ड्स उन पार्टियों को मिले जो अलग अलग राज्यों में रूल कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस को मिले कुछ 1200-1300 करोड़, कांग्रेस को मिले कुछ 1,000-1,100 करोड़, ये जो नवीन पटनायक की पार्टी को मिले, बीआरएस को मिले। इस तरह से जो राज्यों में रूल कर रही थी उन पार्टियों को बाकी पैसा मिला, जो पार्टी रूल कर रही थी उनको नहीं रूल कर रही थी, स्टेट्स में थी, उनको कुछ पैसा नहीं मिला। तो जो चीज बाहर आई है वो ये है कि 16,500 करोड़ में से कम 10,000 करोड़ के बॉन्ड उन कंपनियों ने उन पार्टियों को दिए जिन पार्टियों की सरकार ने उन कंपनियों को किसी ना किसी तरह का कोई फायदा पहुंचाया। यानी घूस के तौर पर ये बॉन्ड दिए गए और फायदे कई तरह के पहुंचाए गए। सबसे बड़ा फायदा, एक तरह का फायदा तो ये था कि आपने बॉन्ड दिया और उधर से उस पार्टी की सरकार ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और ये नहीं था कि भाई इसमें तो हम ये देख रहे हैं कि बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए चाहे 5,000 करोड़ के दिए गए हों, लेकिन उस 5,000 करोड़ के बॉन्ड से कम 5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। दूसरी बात, बहुत सारे बॉन्ड 2,500 करोड़ के बॉन्ड उन कंपनियों ने दिए जिनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई ने रेड किया था या कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था या कोई एक्शन ये लोग उन कंपनियों के खिलाफ ले रहे थे। उसके बाद इन कंपनियों ने बॉन्ड दे दिए और उसके बाद वो सारा इन्वेस्टिगेशन और एक्शन ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यानी कि या तो ये रुपए वसूली के तौर पर उन कंपनियों से लिए गए कि वे उनके ऊपर रेड, उनको डरा दिया कि तुम्हारे खिलाफ हम इनकम टैक्स का ये एक्शन ले लेंगे या ईडी का एक्शन ले लेंगे, और उससे फिर वसूली कर ली। जैसे कि ये लोग गुंडे लोग हफ्ता लेते हैं, उसी तरह से सरकार ने, और ये सारा भाजपा की सरकार ने किया क्योंकि ईडी, आईटी, सीबीआई सब भाजपा के कंट्रोल में थे। दूसरा कि उन्होंने सचमुच टैक्स की चोरी करी या मनी लॉन्ड्रिंग करी और ईडी, आईटी का एक्शन हुआ और फिर उन्होंने पैसा दे दिया बॉन्ड के थ्रू और फिर उस एक्शन को रोक दिया गया। और कुछ बॉन्ड उन कंपनियों ने दिए जो अपने हक में पॉलिसी बदलवाना चाहती थी। एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, ये आदित्य बिरला ग्रुप की, उन्होंने कुछ बॉन्ड दिए 100 करोड़ से ज्यादा के भाजपा को और उनके हक में इंपोर्ट पॉलिसी बदल दी गई। उसी तरह से भारतीय टेलीकॉम ने करीब 150 करोड़ के बॉन्ड भाजपा को दिए और भारतीय टेलीकॉम को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का कोई एलोकेशन कर दिया गया बगैर नीलामी के। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2G के स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट कैंसिल किया तो ये बोला था आगे से स्पेक्ट्रम की सिर्फ नीलामी हो सकती है, लेकिन इन्होंने कानून बदल के टेलीकॉम एक्ट के जरिए और ये कह दिया कि कुछ केसेस में हम बगैर नीलामी के स्पेक्ट्रम अलॉट कर देते हैं। लेकिन ये अच्छी बात हुई कि इन्होंने फिर जब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि भाई हमको आप परमिशन दे दीजिए कि हम स्पेक्ट्रम ये अलॉट कर दें बगैर ऑक्शन के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस
एप्लीकेशन को नॉन मेंटेनेबल कह के निरस्त कर दिया। तो अब शायद ये लोग अलॉट कर भी नहीं पाएंगे, इन्होंने डिसीजन तो ले लिया था लेकिन अब शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज ये हुई कि कई दवाई वाली कंपनियों ने कई हजार करोड़ के बॉन्ड भाजपा को और कई राज्य सरकारों में जो पार्टियां काबिज थी उनको दिए। और ये कंपनियां बड़ी खतरनाक दवाइयां बना रही थी जिनको कि किसी न किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने या किसी ने बोल दिया था कि ये बिल्कुल जानलेवा दवाइयां हैं या सब स्टैंडर्ड हैं या इससे बहुत हेल्थ को, सेहत पर नुकसान हो सकता है। उसके बाद इन कंपनियों ने ये बॉन्ड दिए और उसके बाद उनके ऊपर जो सारा ड्रग रेगुलेटर वगैरह का एक्शन था वो सब खत्म कर दिया गया। तो तरह तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए घूस के तौर पर, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ईडीआईटी का एक्शन से बचने के लिए, पॉलिसी अपने हक में बनवाने के लिए, ड्रग रेगुलेटर से बचने के लिए। और इस वजह से निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जो है परकला प्रभाकर, वो कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें कम से कम 5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फ्लुएंस किया है, कई लाख करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग या इनकम टैक्स की चोरी को रोक दिया है, मतलब उसको चलने दिया है। बहुत सारी सब स्टैंडर्ड जानलेवा दवाइयां चलने दी हैं जिसकी वजह से शायद लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो अब सवाल ये है, इतना बड़ा घोटाला हो गया जो कि हमारे कानून में बड़ा बहुत ही संगीन अपराध है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। अब इस पर किसी की जवाबदेही होगी कि नहीं? जो कंपनी में जो लोग थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए, पार्टी में जो लोग थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए, सरकारों में जो लोग थे, ईडी, आईटी, सीबीआई में जो लोग थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए, उनकी जवाबदेही तय होगी कि नहीं? और इन पार्टियों से जिन्होंने ये घूस का पैसा लिया, उनसे ये पैसा वसूला जाएगा कि नहीं? क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो रद्द कर दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि जिन पार्टियों को बॉन्ड का पैसा मिला वो वापस करें, क्योंकि पॉलिटिकल डोनेशन इलीगल नहीं था, उसकी गोपनीयता इलीगल थी। तो जब उन्होंने गोपनीयता का पर्दाफाश कर दिया तो उन्होंने बोला ठीक है, हम गोपनीयता का पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन घूस लेना तो बिल्कुल इलीगल है। अगर किसी ने घूस के पैसे लिए हैं किसी भी पार्टी ने, तो वो पैसा तो उनको वापस करना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने एक नई पिटीशन फाइल करी है जिसकी सुनवाई अब जल्दी ही होगी, जिसमें हमने ये मांग करी है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, ईडी वगैरह तो कर नहीं सकते, वो लोग तो खुद ही इस घोटाले में शामिल है। इसलिए एक बिल्कुल स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया जाए और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में किया जाए, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो और ये पता लगाया जाए कि कौन कौन लोग शामिल थे और उनको जवाबदेह ठहराया जाए और पॉलिटिकल पार्टियों से घूस का पैसा वसूला जाए। तो अब देखिए, मोदी, जेटली जी ने तो ये जस्टिफिकेशन दिया था कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे रूलिंग पार्टी को ना पता लग जाए कि ऑपोजिशन को कौन फंडिंग कर रहा है। मोदी जी ने ये बोला था कि पॉलिटिकल पार्टियों को जो काला धन दिया जाता है उसको बंद करने के लिए हम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों को जो काला धन दिया जाता है वो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से बंद हो गया? अभी अभी मोदी जी कह रहे हैं कि ये टेम्पो में भर भर कर, बोरियों में भर भर कर नोट अंबानी अडानी दे रहे हैं। अब किसको दे रहे हैं ये तो हम सब लोग सब जानते हैं कि, पर उनको ये पता है कि ये अंबानी अडानी जो हैं टेम्पो में, बोरियों में भर भर कर नोट ले जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं, ये मोदी जी को पता है। लेकिन
कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी को पकड़ा नहीं जा रहा। तो ये सब बकवास था। ये सारे जस्टिफिकेशन के बेस से काला धन खत्म हो जाएगा। आपने कैश को तो इलीगल किया नहीं। अगर आपकी ये मंशा होती कि कैश को हम इलीगल कर देंगे पॉलिटिकल पार्टियों के डोनेशन के लिए, तो आपको एक लाइन का अमेंडमेंट करना था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, कि पॉलिटिकल पार्टियां और कैंडिडेट सिर्फ बैंक के थ्रू लेना देना करेंगे, कैश में बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कैश पकड़ा गया, उनको लेना देना करते हुए पकड़ लिया गया, तो उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा और उनका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर कर दिया जाएगा। ये कानून अगर लाते तब हो सकता था। जब वो नोटबंदी उन्होंने करी तो उन्होंने बोला था कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। हम ये तो समझ सकते हैं कि आम आदमी को कैशलेस नहीं बना सकते, आम आदमी को तो जरूरत होती है कैश की लेन देन के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स को तो कैशलेस बना सकते थे। लेकिन बिल्कुल वो मंशा नहीं थी, क्योंकि बोरियों में, टेम्पो में, ट्रक में पैसे लिए जा रहे थे, इसलिए कोई मंशा नहीं थी। तो यही मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। अंजलि इसमें कुछ